Good morning, everybody. I'm Philip Ashok Solom from Mission IAS. My dear guys, in this episode, in this lecture, you can learn each and everything concerning to non-constitutional body and non-statutory body, because the remaining topics, the remaining chapters of the non-constitutional body and statutory body will be delivered before you. You can gain each and every concept concerning to different asked question in examination, and what is the particular questions answer of that particular question, you can get it from that. Okay, तो मैं आज का भी लेक्चर जो होगा ये हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से ही है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी से है। जैसा कि अभी तक हमने आई थिंक 2 या 3 आपको लेक्चर दे दिया है, ठीक है। जैसे नीति आयोग था, उसके बाद फिर हमने दिया था सेंट्रल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये तीसरा हमारा लेक्चर जा रही है एपिसोड जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से है, ठीक है। और इस लेक्चर में यू कैन लर्न ईच एंड एवरी इंटरप्रिटेशन कॉन्सेप्ट अबाउट सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में आप इसमें जानेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो फर्स्ट वी हैव टू नो माय डियर गाइज व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट सीवीसी वाज फॉर्म्ड। तो सीवीसी का गठन क्यों किया गया, व्हाट वाज द रीजन, वो रीजन क्या थे, ठीक है। और सीबीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस कब प्राप्त हो गए, इनको कंपोजिशन कौन करते हैं, इनको अपॉइंटमेंट क्या करते कौन करते हैं, ठीक है, इसकी कार्य अवधि क्या है, इसके और एक्टिविटीज क्या है हमारे देश के जुडिशियरी में कह सकते हैं, या टू इरेडिकेट एंड टू कंट्रोल द करप्शन इन आवर गवर्नमेंट ब्रांचेज इन द गवर्नमेंट। इट इज वी कैन से दिस institution is completely an eye to the bureaucrats as per the public servants, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये सरकारी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स एंड कर्मचारी होते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो जो भी किसी भी प्रकार के करप्शन के यदि शिकार होते हैं तो उनपे एक आंख की तरह, एक कह सकते हैं पब्लिक के एक चश्मदीद की तरह ये कार्य करता है। इज इट ओके? तो कंसर्निंग दैट इंटरप्रिटेशन फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट वाज द रिफॉर्मेशंस। ओके, तो माय डियर गाइस, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज फॉर्म टू प्रिवेंट करप्शन फ्रॉम या करप्शन इन द गवर्नमेंट ब्रांचेज, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना किया गया था, इसके स्थापना करने के पीछे यही रीजन थे कि सरकारी जितने भी दफ्तर हैं तथा गवर्नमेंट के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे ग्रेड ए का ऑफिसर हो चाहे ग्रेड बी के ऑफिसर, जो भी किसी भी प्रकार के करप्शन में यदि संलिप्त है तो उनको प्रिवेंट करना, एंड फाइनली वी कैन से टू इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ब्रांचेज इन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो सरकार में तथा सरकार के जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो ऑफिसेज दफ्तर हैं, वो सारे चीजों से भ्रष्टाचार को निवारण करने के लिए इसकी गठन की गई थी। ओके, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1964 बाय एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1964 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1964 ईस्वी में सेंट्रल गवर्नमेंट के एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव रिकमेंडेशन या रिजोल्यूशन के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। इज इट ओके? एंड इट वाज इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ श्री के संतानम कमिटी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह श्री के संतानम कमिटी के रिकमेंडेशन पर 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। एंड फाइनली माय डियर गाइस, वी कैन से दैट सीवीसी गॉट स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 2003। अब अंततः क्या हुआ कि 2003 में सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो था वो हमारा स्टैट्यूटरी स्टेटस को प्राप्त कर लिया। एंड देयर वाज अ रीजन इज दैट देयर इज अ केस लॉज्ड बिटवीन वी कैन से विनीत नारायण वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि सबसे विनीत नारायण और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में एक केस लॉज हो गई थी। ओके, इन दैट केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री हैड डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कन्फर स्टैट्यूटरी स्टेटस टू द सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और उसी समय सबसे पहले हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, उन्होंने भारत सरकार को यह निर्देश दिया कि आप सीबीसी को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस आप देने की कृपा करें, ठीक है, बिकॉज विच वाज हाइदर टू एंड वी कैन से एडवाइजरी बॉडी एंड आल्सो मेड इट रेस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव सुपरविजन एंड द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशंस। क्योंकि उस समय जो हमारा सीबीआई था, सेंट्रल विजिलेंस, जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां हैं सीबीआई, तो उनको अभी तक उसके ये रेस्पॉन्सिबल के कार्य करते थे, वो इसे एडवाइजरी का कार्य करता था, ठीक है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि उससे भी बड़ा इसका कार्य है जो एक इंटरनल कार्य करती, इसके आधार पर इसे एक स्टैट्यूटरी स्टेटस आपको दे देना चाहिए। माय डियर गाइस, यू मस्ट नो अबाउट दैट सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। एक चीज याद रखिएगा,
तो जो हमारा सीवीसी होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो न तो किसी मंत्रालय के द्वारा और न किसी आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा इसको कंट्रोल की जाती है। वाई? बिकॉज इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, क्योंकि यह एक हमारा स्वतंत्र निकाय है। सबसे पहले याद रखिएगा, ठीक है, यह एक हमारा स्वतंत्र निकाय है। दैट्स वाई वी कैन से विच इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। और यह जो है स्वतंत्र निकाय होने के कारण यह केवल हमारा जो संसद है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के लिए ही केवल के प्रति कह सकते हैं उत्तरदायी होता है। इसके अलावा नथिंग कैन बी हेल्ड विथ इट। ओके, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन एंड द मेंबर्स ऑफ द सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो माय डियर गाइज, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड 2 अदर विजिलेंस कमीशन। तो इसमें क्या होते हैं कि एक हमारा जो होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं तथा 2 हमारा अदर विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। एंड ऑल ओवर मीन्स ओवरऑल 2 on 3। ओके, all 3 members are appointed by the president with a warrant. Try to understand. Those were appointed by the president with a warrant under his hand and seal. तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वह एक इनका जो वारंट होता है हैंड एंड सील के अंतर्गत इसको की जाती है। इज इट ओके? एंड इन द फर्दर रिएक्शन व्हाट विल बी हेल्ड, तो दोज अपॉइंटमेंट हैज बीन डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर्स कमिटी। तो इसमें एक कमिटी होती है जिसमें 3 वो लोग होते हैं, ठीक है, यानी 3 मेंबर की कमिटी होती है। उनकी सिफारिश पर सबसे पहले हमारे यहाँ सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन होता है, ठीक है। सबसे पहला उसमें कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो होते हैं वो हमारा होते हैं यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय आ जाती हैं। और थर्ड जो होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है। और तीसरा जो होता है लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। तीनों की इनकी नियुक्ति में उपस्थित होना बहुत जरूरी होती है। इज इट ओके? और इसमें भी कह सकते हैं कि जो हमारा चाइना पॉलिसी जो होती है, ठीक है, तो उस तरह के इसमें भी जो ओपोजिशन लीडर्स होते हैं, विपक्ष के जो नेता होते हैं, उनके पास आप कह सकते हैं कि उनके पास एक स्पेशल स्टेटस होता है, स्पेशल अथॉरिटी होती है, राइट, जिसको हम लोग कह सकते हैं जैसे यूएन में 5 देशों को जिस तरह से अधिकार दिए गए हैं वीटो पावर का, उस तरह के इनके पास भी अधिकार होते हैं। इज इट ओके? व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म्स, ओके, तो दोज मेंबर्स लाइक 1 सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स और 2 उसमें अदर जो विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, ओके, दोज 3 मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर 4 years एंड दे कैन एंजॉय देयर लाइफ 4 years और 65 years, ओके, विच विल बी अर्लियर। यानी उनकी नियुक्ति से या तो 4 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे या उनकी उम्र के 65 साल जो होगा वहां तक वो बने रहेंगे, ठीक है। एंड देयर इज अ मेन मैटर टू पॉइंट आउट दैट दोज मेंबर्स आफ्टर रिजाइनेशन या आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम दैट पोस्ट दोज वर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और उसके अलावा याद रखिए ना है क्या कि यदि जो भी तीनों मेंबर्स हुए, सदस्य हुए, इनकी जैसे ही इनकी रिटायरमेंट हो जाती है तो रिटायरमेंट के बाद एक किसी भी प्रकार के एडिशनल यानी अदर पोस्ट पर या किसी रोजगार प्राप्त करने लायक इंसान नहीं हो पाते, ठीक है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिमूवल, हु रिमूव्स, ओके, तो द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द सीवीसी एंड द प्रेसिडेंट आल्सो रिमूव द सीबीसी। तो राष्ट्रपति जो हमारे देश के होते हैं वह सीबीसी की नियुक्ति भी करते हैं और सीबीसी को हटाते भी हैं, ओके। एंड द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ सीबीसी, ओके, सिमिलर टू दोज ऑफ द मेंबर्स या चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो जो भी सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं, कमीशन के जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनकी चाहे उनकी हम सैलरी की बात करते हैं, उनकी अलाउंसेस की बात करते हैं, ठीक है, उनकी जो होती है वो हमारे यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनके बराबर होता है। इज इट ओके? Whenever we are talking about the functions, okay, the different functions can be asked before you in the examination because I have some questions. I will made you some questions concerning. तो फर्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन पॉइंट आउट में इसको फंक्शन में आप याद रखिएगा क्या कि सीबीसी इंक्वायर्स इनटू ऑफेंसेस कमिटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो इसका मुख्य जो जांच करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, सीबीसी का ये क्या होती है कि जो हमारे पास एक प्रिवेंशन ऑफ कमीशन करप्शन एक्ट जो 1988 में बना है, ठीक है, वह 1988 के कमीशन एक्ट के तहत किसी भी प्रकार के किसी के विरुद्ध
जो ऑफेंड आते हैं, ठीक है, ऑफेंसेस आते हैं, उनको ये इंक्वायर करता है, जांच करता है, ठीक है, उस आधार पे उनकी नियुक्ति करती है। तो उस आधार पे मैं आपको थोड़ा कुछ क्वेश्चंस को बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देता है, वो एक क्वेश्चन देता है कि क्या क्या होता है। तो माय डियर गाइस, इतना ही नहीं होती है, माय ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कंसर्निंग दिस क्वेश्चन दैट यदि हम कहते हैं कि केवल इंक्वायर ऑफेंसेस 1988 जो करप्शन एक्ट 1988 उसी के तहत करती, तो ऐसा नहीं, इसमें बहुत सारे और प्रोसेसेस हो जाएंगे। जैसे टू इंक्वायर और कॉज एन इंक्वायरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, to inquire or cause an inquiry or investigation to be made on a reference, okay, made by the central government। तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार के ऑफेंस को बना दिया गया है, ठीक है, या किसी के अगेंस्ट लॉज कर दी गई है, केस रजिस्टर्ड कर दी गई है, ठीक है, वेयर इन इट इज एलिज्ड, और जब ये प्राप्त कर लेता है कि सामने वाला दोषी है, ठीक है, दैट अ पब्लिक सर्वेंट, कि वह एक पब्लिक सर्वेंट भी है, सरकारी जॉब में भी है, और तथा वो एलिज्ड है, करप्शन का वो शिकार भी, करप्शन में वो अपने आप को संलिप्त पाया गया, ठीक है, बीइंग एन एम्प्लॉई ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ कॉर्पोरेशन, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट और अ कॉर्पोरेशन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। तो या तो सरकारी भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एक एम्प्लॉई है, ठीक है, या किसी कॉर्पोरेशन का वो एम्प्लॉई है, और उसके विरुद्ध यदि कोई ऑफेंस आता है, ऑफेंस सत्य पाया जाता है, ठीक है, तो दे कैन बी लॉज्ड अ केस, teach a lesson, can be raised, a legal procedure can be held against that persons, okay, under the Preventions of Corruption Act 1988। तो उसके अगेंस्ट कर सकते हैं, उनके विरुद्ध कर सकते हैं, जो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 बना है उसके अगेंस्ट उन पे कार्रवाई होगी। इज इट ओके? सेकेंड फॉर्मेशन कहती है, जो न्यू रिफॉर्म आए हैं उस पर आप बता रहा हूँ। और ऐसे मैंने लेक्चर में शुरू में ही बहुत सारी चीज बता दिया। टू कॉज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इनटू एनी कंप्लेंट, तो किसी के विरुद्ध एक कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं अगेंस्ट एनी ऑफिशियल बिलोंगिंग, चाहे वह किसी भी सरकारी दफ्तर से, किसी भी सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है। टू ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए ऑफिसर हो या ग्रुप बी ऑफिसर हो, ये हमने पहले ही लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, टू रिव्यू द progress of the applications pending with the competent authorities for the sanctions of prosecution under the Prevention of Corruption Act 1988। और साथ ही साथ मान लिया जाए कि बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जो बहुत दिनों से एप्लीकेशन दी हो लेकिन पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वैसे चीजों पर भी इसकी खास नजर होती है और उसकी भी यह जांच करती है, ठीक है। और जांच करने के बाद जो हमारे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ये कानूनी कार्रवाई को ये कार्य करती है। इज इट ओके? एंड फाइनली वी कैन से इट एक्सरसाइजेज सुपरिटेंडेंस ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन। और अंततः जो हमारा एक विजिलेंस कमिश्नर के ऊपर जो एक सुपरिटेंडेंस के जो अधिकार होता है, ठीक है, उसको ये प्रतिस्थापित करती है ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज, जितने भी मंत्रालय हैं वे सारे में, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द कॉर्पोरेशन, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्रालय होगा या किसी कॉर्पोरेशन का मंत्रालय होगा, इस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड, या तो सरकार के अंदर में होगा किसी मंत्रालय के या किसी कॉर्पोरेशन के अंदर में होगा, गवर्नमेंट चाहे वो कंपनीज हो, चाहे कोई सोसाइटीज हो, चाहे लोकल अथॉरिटीज हो, ठीक है, ऑन बाय कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, वो सारे के सारे आखिर नियंत्रण किसके द्वारा होते हैं? सरकार के द्वारा होते हैं। ये सारे प्रोसेस वो कार्य करती है। और एक पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन के बता देता हूँ कि सबसे पहले एक चीज माय डियर गाइस याद रखिएगा कि द सीवीसी जो होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है, इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो सबसे पहले याद रखिए कि यह कभी भी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम सीबीआई करती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। अब इसके उपलक्ष्य में हम कुछ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। बिकॉज द सीवीसी जो है, सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, आइदर गेट इन्वेस्टिगेशन डन थ्रू द सीबीआई, या तो इनको जो भी केस होती है या जो भी इनको मिलता है, तो या तो सीबीआई के द्वारा जांच कर करके इनको इन्वेस्टिगेशन दे दी जाती है, और थ्रू द डिपार्टमेंटल चीफ विजिलेंस ऑफिसर। तो या तो सीबीआई ने जांच किया और जांच करने के बाद इनको ट्रांसफर कर दिया कि ठीक है अब आप फाइनल अपना जांच कर लीजिए पूरा ओवरऑल केस चलाने के बाद, या जो विजिलेंस कमिश्नर के जो ऑफिसर्स होते हैं चीफ, उनके द्वारा यदि जांच होती तो इस पे कार्य करती, ठीक है। एंड सीबीसी जो होती है, orders investigations to the
into the cases okay of officers of central government department company organization etc. अब अंततः जांच करने की जो आधार होती है, जो आदेश आप कर सकते हैं, वह सीबीसी दे देता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दे देता है। एक और क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि आखिर ये कितना इंपावर्ड करती है। तो इसके इंपावर्ड के लिए हम क्वेश्चन को आंसर डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ के स्पष्ट करता हूँ। तो कहता है कि जो कमीशन होती है, ठीक है, द कमीशन इज इम्पावर्ड, कमीशन को इम्पावर्ड किया जाता है टू इंक्वायर और कॉज इंक्वायरीज, जिससे कि वो किसी भी चीजों को जांच करे, जांच पड़ताल करे, परखे, टू बी कंडक्टेड इन द ऑफेंसेस, यानी किसी भी प्रकार की गलती हुई है उस ऑफेंसेस के विरुद्ध वो जांच करे, ठीक है। एलिज टू हैव बीन कमिटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जो 1988 करप्शन प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत आ जाती है, उसके तहत उसको जांच और पड़ताल करेगी, ठीक है, बाय सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। और इसमें पब्लिक सर्वेंट्स के एक सर्टेन जो कैटेगरीज होंगे उसको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और इस आधार पे यह जो होती है एक हमारा एडवाइजरी जो जुरिडिक्शंस ऑफ द कमीशन होता है, इसके क्षेत्र में भी ये कार्य करने लगता है। जुरिडिक्शंस का मतलब क्या हुआ, एक न्याय दिलाने का कार्य होता है, ठीक है। तो उस आधार पे क्या होता है, यदि हम न्याय की बात करते हैं, जुरिडिक्शंस की बात करते हैं, जुरिडिक्शन में क्या होती है कि जितने भी ग्रुप ए ऑफिसर्स जो होते हैं ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसे फॉर्मेशन में क्या होती है कि सच लेवल ऑफ ऑफिसर्स जो होते हैं, इस तरह के जो रैंक ए रैंक बी के जो ऑफिसर्स होते हैं, ओके, ऑफ द कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट ब्रांचेज, ओके, दैट कैन बी इस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर द सेंट्रल एक्ट, या तो केंद्रीय एक्ट के अंतर्गत उनकी नियुक्ति की गई है, या किसी कॉर्पोरेशन एक्ट की उनकी नियुक्ति की गई, गवर्नमेंट कंपनीज हो गए, सोसाइटीज हो, अदर जो लोकल ऑथोरिटीज होते हैं, ठीक है, ऑन और कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज दैट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशंस इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेशली इन दिस बिहाफ। तो यदि सरकार वहां पर नहीं होती तो सरकार की उपस्थिति में, यानी सरकार के स्थान पर कह सकते हैं कि इस तरह की भी एजेंसियां इस पे कार्य करती है। और इसको लेकर के आपको पता होनी चाहिए कि दिल्ली सरकार में भी इस तरह के केस आया था, जिसमें वहां पर जो है ना वो सीबीसी और सीबीआई को लेकर के एक बहुत बड़ी गतिरोध हो गई थी, ठीक है। उस गतिरोध को भी समाप्त करने के लिए 2014 6 मई 2014 को एक आप कह सकते हैं वहां पर एक पुलिस स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसको आप सेक्शन ए के तहत कर सकते, इसको मैं स्टडी करके बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको वहां पर पारित की गई और अंततः क्या हुआ कि समस्याओं का हल किया गया। और दैट क्राइटेरिया द सुप्रीम कोर्ट ऑन 6 मई 2014, द सुप्रीम कोर्ट ऑन 6 मई 2014 held as the invalid of दिल्ली पुलिस या दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट सेक्शन 6A, ओके, 1946 जो 1946 का एक्ट था उसको उन्होंने बदलाव किया। दैट मेक्स प्रायर सैंक्शन मैंडेटरी, और पहले की जो संशोधन थी, पहले की जो लीगल प्रोसेस था उसको उन्होंने मैंडेटरी बना दिया, जरूरत बना दिया, किसके लिए, सीबीआई के लिए, फॉर द सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, टू कंडक्ट अ प्रॉब, जिससे कि वो किसी भी प्रकार के जांच करे, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, कि जितने भी सीनियर मोस्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके विरुद्ध भी सीबीसी नहीं सीबीआई भी जांच करेगी, ठीक है, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो करप्शन एक्ट के प्रिवेंशन के अंतर्गत सीबीआई को इस तरह के कह सकते हैं स्पेशल स्टेटस एंड अथॉरिटी दे दी गई कि वह किसी भी सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं दिल्ली रीजन्स में, ठीक है, उनके अगेंस्ट में भी वो जांच करेगा यदि करप्शन में संलिप्त पाए जाते हैं। इज इट ओके? एंड सेकेंड क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रांच, इफ यू आर टॉकिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रांच, यानी संवैधानिक दृष्टि के अनुसार यदि देखी जाए तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि करप्शन इज ए सोशल एविल, वी नो वेरी वेल अबाउट दैट। तो जो करप्शन जो होती है, भ्रष्टाचार जो होता है, एक हमारा सामाजिक बुराई है सबसे पहले, ओके, एंड इट शुड बी ट्रैक डाउन, जिसके कारण इसे हमें समाज से इसको निकाल देनी चाहिए, ठीक है। एंड द स्टेटस एंड द पोजिशंस ऑन द डिसीजन मेकिंग पावर विल नॉट एग्जेम्प्ट देम फ्रॉम पासिंग थ्रू नॉर्मल इंक्वायरी। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई भ्रष्टाचार का संलिप्त पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट कभी भी साधारण इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, साधारण इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड वे में, एक कड़ा कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली कर सकते हैं, कदम उठाना चाहिए, जिससे कि दोबारा या तो वो ब्यूरोक्रेट्स या जो न्यू जनरेशन के जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे या उसमें और जो उनके कलीग्स या गाइड्स लोग हैं वो भी उस तरह के दुस्साहस करप्शन को स्प्रेड करने में वो नहीं कर सकें, ठीक है।
in that criteria we can say so on, no a special preference should be given to the bureaucrats. इस आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को किसी स्पेशल प्रीफरेंस नहीं देना चाहिए, बिकॉज इफ इट इज गिवन विल वायलेट आर्टिकल 14। यदि उनको इस तरह से यदि दे दिया जाता है तो आप माय डियर गाइज याद रखिएगा कि यदि वैसे इंसान को दे दिया जाए तो पक्का जो हमारा संविधान के अनुच्छेद 14 है, 14th है, दे कैन एक्सप्लॉइट इट, तो वे इसका इस्तेमाल, इसका शोषण पूर्ण रूप से करेंगे। और यह भी एक हमारा, हम मानते हैं कि यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी है। इन स्पाइट ऑफ इट, व्हाट इज द पावर एंड व्हाई पावर हैज बीन गिवन टू द सीबीसी? देयर इज अ पावर टू elaborate and to protect the public servants from different corruption। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो करप्शन का एक एजेंडा कह सकते हैं, जो तैयार कर दिए गए हैं ब्रांच में, ठीक है, वे सारे से लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करनी है, कैसे किसी को जो इमेज पे एक ब्लैकन हो चुकी है उसे कैसे बचाना है, दोज कैन बी सेव्ड, दोज कैन बी प्रोटेक्टेड एंड फाइनली करप्शन कैन बी इरेडिकेटेड। ओके, और वैसे तो भी करप्शन, टू इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ आवर कंट्री, finally on 19th March 2019 Lokpal was established under our first Lokpal PC घोष। ओके, तो अंततः हमारे यहाँ लोकपाल का गठन हो गई है। एंड लोकपाल also the functions of the Lokpal on the central based, whereas if you are talking about the Lokayukta on a state based, तो सेंटर व स्टेट बेस पे जो करप्शन है, how people can be protected from corruption because Lokpal is also anti-corruption law, ठीक है। तो इसको भी लाने के लिए उन्होंने, सरकार ने अभी 2019 में लाया, जिसका इस हिस्ट्री आप पढ़िएगा तो 1963 से ही आ रहा था, जो मैंने एक लेक्चर में आपको लोकपाल पे बताया भी है, ठीक है। तो इस तरह से करप्शन को दूर करने के लिए सरकार ने सीबीसी को 1964 में गठन किया, ठीक है। अगला बचा हुआ पॉइंट को फिर मैं अगले एपिसोड में एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक करके मैं आपको डिलीवर दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस।